शुभचिंतक वो नहीं है जो रोज आपसे मिले, आपसे बात करे, रोज मुलाकात करे, बल्कि असली शुभचिंतक वो है जो लंबे समय तक आपसे बात ना हो पाए उनसे, या मुलाकात लंबे समय तक ना हो पाए, लेकिन हमेशा आपके सलामती की दुआ करे, आपकी खुशी की दुआ करे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के मॉर्निंग प्राइम टाइम को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की, छोटी खबरों की, जिसमें बात होगी लोकसभा चुनावों की भी, साथ ही बात होगी विधानसभा चुनावों के जो नतीजे आए हैं उन पर भी। तो बने रहिए अगले 1 घंटे मेरे साथ। और इस अगले 1 घंटे में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे मेरे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव। गौरव, सुप्रभात आपको। सुप्रभात कृतिका, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और साफ तौर पर देखें तो लोकतंत्र का जो महापर्व है वो अपने नतीजों के साथ अब संपन्न हो चुका है। नतीजे अब की बार थोड़े हैरान करने वाले जरूर थे, लेकिन अब की बार जो हम देख रहे हैं कि जो चुनौतियां थी उनसे भी पार पाया गया है। साफ तौर पर हम देख रहे हैं 2014-2019 के बाद 2024 में अब की बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और ये अब की बार और भी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि तमाम जो रणनीतियां अब की बार बनती हुई नजर आई वो अब की बार क्या कुछ कह रही थी। सीटों के आंकड़े भी हम आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि साफ तौर पर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी नंबर 1 पोजीशन पर काबिज है। और जैसा कि हमने देखा, क्योंकि 240 सीटें इनकी आई हैं, और वहीं अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो 20 पार्टियों की इंडिया अलायंस में सिर्फ 233 सीटें आई हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी इन 20 पार्टियों पर भारी पड़ती हुई नजर आई है। क्या है इसके मायने और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ स्थितियां हैं, और नई सरकार बनने की जो कवायद है वो कितनी तेज गति से आगे चलती हुई नजर आ रही है, इन तमाम बातों पर आज हमारा फोकस होगा। तो अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद एनडीए गठबंधन की बैठक दिल्ली में आज। एनडीए के सभी प्रमुख घटक दल के नेता होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव में भाजपा की सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी को विदेशों से बधाई संदेश मिलना जारी। इटली, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने दी बधाई। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन के नेताओं की दिल्ली में बैठक आज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आगे की रणनीति पर करेंगे चर्चा। ओडिशा में पहली बार खिला कमल। नवीन पटनायक का 24 साल का राज खत्म कर भाजपा ने 78 सीटों के साथ राज्य में हासिल किया पूर्ण बहुमत। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को 175 में से मिली 164 सीट। नायडू ने एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को भी दी बधाई। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर राउस एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। ईडी ने पिछली सुनवाई में 7 दिन अंतरिम जमानत बढ़ाने का किया था विरोध। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा विश्व पर्यावरण दिवस। हमारी भूमि थीम के साथ भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण को रोकने और सूखे के लचीलेपन के निर्माण पर केंद्रित। और खेलों में आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत का सामना आयरलैंड से। आज कल खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड ने नेपाल को 6 विकेट से हराया। और रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी आज फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने के इरादे से उतरेगी कोर्ट पर। तो वहीं चोट की वजह से नोवाक जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल से नाम लिया अपना वापस। और आइए अब शुरुआत करते हैं नया सवेरा की, और सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। बिल्कुल, देश भर से खास खबरों की अगर हम बात करें तो 18वीं लोकसभा की तस्वीर अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है। आज सुबह तक अंतिम नतीजे में भारतीय जनता पार्टी 240 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो वहीं कांग्रेस 99 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतकर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी 29 सीटें, डीएमके ने 22 सीट जीती हैं। इसके अलावा टीडीपी ने 16 सीट और जेडीयू ने 12 सीट जीती हैं। वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार में 5 सीटों पर जीत हासिल की है।
इसके अलावा बात अगर महाराष्ट्र की करें तो शिवसेना ठाकरे गुट के खाते में 9 लोकसभा सीटें आई, जबकि शरद पवार की एनसीपी 8 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। वहीं शिवसेना शिंदे गुट को भी 7 लोकसभा सीट पर जीत मिली है। भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 292 सीट जीती, तो वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन ने 233 सीटें जो है वो जीती हैं। और वहीं लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार एनडीए को बड़ा जनादेश मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे। प्रधानमंत्री का मुख्यालय पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का दिल खोलकर अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी पर फूलों की बरसात कर दी। प्रधानमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने भाजपा मुख्यालय में जीत का जश्न मनाने के लिए जुटे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने एनडीए की लगातार तीसरी जीत को देश की जीत बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है और यह भारतीय संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का नया अध्याय लिखेगा। वहीं 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार पर वार को प्रधानमंत्री ने बहुत अहम बताया। प्रधानमंत्री ने एनडीए के तीसरे कार्यकाल में हर तरह के भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी दोहराया। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ने करप्शन के अनेक रास्ते बंद किए, लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाए, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। और आइए इस वक्त एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। आपको बता दें कि एनडीए से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद एनडीए की बैठक होने वाली है और ये बैठक कई मायनों में अगर हम आपसे कहें तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और दिल्ली में ये बैठक बुलाई गई है। ऐसे में इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति क्या रहने वाली है इस पर खास फोकस रहेगा। चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है। सरकार बनाने की कवायद जो है वो और तेज होती हुई नजर आई। तो आने वाले जो दिन है, आने वाला जो समय है, आने वाला जो क्षण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई सरकार का जो गठन होगा किस तरह से उसका पैमाना तय किया जाएगा, इसको लेकर ये बड़ी बैठक निकलकर सामने आएगी। इसमें तमाम बड़ी बातें निकलकर सामने आ सकती है। बड़ी ब्रेकिंग ये है कि टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात हुई थी और भाजपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की थी। तो ऐसे में टीडीपी काफ़ी अहम भूमिका निभाता हुआ और साफ तौर पर इस पर हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जैसे जेडीयू को लेकर भी अभी बातें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि नीतीश कुमार के साथ भी बैठक आगे और होने वाली है। तो तमाम बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से कल जो नतीजे आए उसमें पूर्ण बहुमत एनडीए को मिलता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में स्पष्ट बहुमत मिला है, सरकार बनना तय है। तो ऐसे में क्या रणनीतियां आगे की रहने वाली हैं, इस पर खास फोकस रहेगा। इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी और बेहद अहम खबर। बिल्कुल, और बेहद अहम खबर है ही, और साथ ही इंतजार उस वक्त का होगा जब एनडीए की ये बैठक होगी और किन बिंदुओं पर चर्चा होगी, इस पर भी हम ताज़ा अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं, और साथ ही पटना से धीरज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपके पास में आएंगे। देखिए, कल हम देख चुके हैं जिस तरीके से नतीजे हम सभी के सामने आए हैं और एक बार फिर से ये तय हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तीसरा कार्यकाल और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से रिजल्ट आने के बाद में अब आज एनडीए की काफी महत्वपूर्ण और काफी अहम बैठक होने जा रही है। आज की इस बैठक में किन खास बिंदुओं पर चर्चा होने की संभावना है, शैलेंद्र? ये देखिए कृतिका, जब से कल से खबर आई है कि एनडीए की आज शाम को 6 बजे संभवतः प्रधानमंत्री आवास पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोक कल्याण मार्ग पर बैठक हो सकती है जी। वहाँ एनडीए के जो सभी प्रमुख नेता है
वो शामिल हो सकते हैं। जितिन राम मांझी ने ट्वीट कर बता दिया कि वो दिल्ली आ रहे हैं। लोजपा के जो नेता हैं चिराग पासवान, उन्होंने एक तरह से ये संकेत दे दिया। चंद्रबाबू नायडू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक्स पर पोस्ट किया था उसके जवाब में लिख दिया है। उनकी सिद्धार्थनाथ सिंह से मुलाकात भी हुई है। कहा जा रहा है कि बैठक में नीतीश कुमार भी आएंगे। दो वजहों से बैठक के बुलाई जाती है जब भी इस तरह की बैठक होती है चुनाव के नतीजे के बाद। एक तो एनडीए अपने नेता का चुनाव करेगा, ये क्या इसी बैठक में होगा या फिर आज के बाद कल फिर बैठक बुलाई जाएगी, उसमें औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा। ये थोड़ा सा अभी इसको लेकर कोई संकेत बीजेपी की तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन एनडीए की बैठक इसीलिए होती है कि एनडीए के घटक दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया जाए, और अगर शपथ ग्रहण की तारीख पर एक मंथन हो तो फिर एनडीए नेता का औपचारिक तौर पर चुनाव भी कर लिया जाए। तो बहुत महत्वपूर्ण है एनडीए की बैठक, जिसमें संभवतः एनडीए के प्रमुख जितने घटक दल है उनके नेता शामिल होंगे। केसी त्यागी जो जेडीयू के प्रमुख नेता है, उन्होंने कल ही ये संकेत दे दिया था कि जल्द ही उनके नेता यानी नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे और मुलाकात करेंगे, एनडीए की बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो हम देखेंगे शाम को 6 बजे तमाम जो प्रमुख नेता हैं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू सहित जितिन राम मांझी, चिराग पासवान और देश के जो प्रमुख एनडीए के घटक दल हैं वो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। चलिए शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ धीरज भी लगातार जुड़े हुए हैं। धीरज का ही रुख करते हैं। धीरज, साफ तौर पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब की बार की स्थितियां तमाम जो रणनीति को आगे दिखा रही है और तमाम समीकरण बनते बिगड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या ताज़ा अपडेट है वहां पर, क्या हलचल नजर आ रही है? सबसे पहले तो ये बताइए, और टीडीपी का जो रुख है वो अब की बार क्या यहां पर नजर आ रहा है? देखिए, चुनाव नतीजे आने के बाद शाम के लगभग 6 से 7 बजे के बीच में सम्राट चौधरी जो पटना का जो भाजपा मुख्यालय है वहां पर पहुंचते हैं, और उनसे हमने पूछा कि क्या स्थिति है, आप नीतीश कुमार से आपकी मुलाकात हुई या न हुई। क्योंकि देखिए, दिन भर जो अटकलों का बाजार गर्म रहा, लोग इस बात पर भी जोर देते रहे कि कहीं नीतीश कुमार की स्थिति बदल ना जाए, नीतीश कुमार फिर कहीं जो इंडी गठबंधन के पाले में ना चला जाए। तो इस तरीके की अफवाहें, इस तरीके की खबरें खूब चल रही थी। उस बीच इस खबर को और भी तवज्जो मिल गई जबकि दिन में सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए जाते हैं और नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। लेकिन शाम के वक्त जरूर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की मुलाकात सीएम नीतीश कुमार से हुई है। उसके बाद मुलाकात के बाद हमने उनसे पूछा कि क्या क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, सीएम से हमारी मुलाकात हुई है। अब सीएम से मुलाकात के बाद आगे की रणनीति तय होगी, क्योंकि देखिए एक चीज जरूर देखने लायक है कि इंडी गठबंधन के लोगों ने भी नीतीश कुमार से या चंद्रबाबू नायडू से संपर्क करने की कोशिश की है। अब ऐसी स्थिति में आज जो बैठक है एनडीए की, जो बैठक है दिल्ली में, वो बैठक महत्वपूर्ण हो जाता है और ये देखने वाली स्थिति होती है कि उस बैठक में नीतीश कुमार शामिल होते हैं या नहीं है। अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा। हालांकि जो धीरज, लेकिन ये जो इनपुट निकलकर सामने आया था उसमें तो इस बात को बताया गया था कि नीतीश कुमार आज दिल्ली आ सकते हैं और इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। क्या इस बारे में कोई जानकारी ताजा मिल पाई है? देखिए, अभी इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि कल मैंने जदयू के कई जो नेताओं से और प्रवक्ताओं से बात की और बात करने की कोशिश की है। तो हमने उनसे एक ही सवाल पूछा कि ये बताएं, आपकी नीतीश कुमार की दिन में सम्राट चौधरी से मुलाकात क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने ये तर्क दिया, इसके जवाब में ये तर्क दिया कि अमूमन गिनती के दिन नीतीश कुमार ज्यादा नेताओं से मिलते नहीं हैं, वो एक एक सीट पर नजर रखते हैं और काउंटिंग को बारीक से देखते हैं। हालांकि शाम के वक्त ये मुलाकात हुई है। हालांकि अभी जदयू की तरफ से ये खबर नहीं आई है किसी भी ट्वीट के जरिए या किसी नेताओं के जरिए कि नीतीश कुमार अगर दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे तो कितने बजे प्रस्थान करेंगे। हालांकि केसी त्यागी का जो कल का जो सोशल मीडिया पे जो उन्होंने डाला है, ट्विटर पे डाला है, उसके हिसाब से आज वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन एक बात आपको जरूर जानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार एक अलग तरीके के राजनीतिज्ञ हैं। हालांकि उनकी मुलाकात दिल्ली में पीएम से हुई है। अब किस तरीके की बातें हुई है, ये बातें बाहर निकलकर नहीं आई है। लेकिन आज का जो दिन है वो आज का दिन महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार
दिल्ली के लिए रवाना होते हैं या नहीं होते हैं, या दिल्ली के लिए रवाना होने में नीतीश कुमार देरी करते हैं, और अगर देरी नीतीश कुमार दिल्ली रवाना के लिए करते हैं तो फिर इसके भी एक कयास राजनीतिक हलकों में जरूर लगाए जाएंगे। जी ठीक है धीरज, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, साथ ही शैलेंद्र आप भी हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त अमरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से। अमरेंद्र, अगर देखा जाए तो वहां पर किस तरीके का माहौल इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहा है? टीडीपी की क्या कुछ स्थिति है अमरेंद्र? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह के नतीजे आए हैं वो एक बहुत बड़ा नतीजा है एनडीए गठबंधन के लिए, क्योंकि जिस तरह से पूरे राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के साथ एक गठबंधन को बनाया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ तेलुगु देशम पार्टी और एक्टर टर्न पॉलिटिशियन पवन कल्याण की पार्टी जो है जनसेना पार्टी ने एक अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ लगातार बड़ी मेजोरिटी के साथ यहां पर मुख्यमंत्री रहे वाईएसआरसीपी के जो सीएम थे जगनमोहन रेड्डी को उनको पूरी तरह से नकार दिया, बल्कि सत्ता से बाहर कर दिया। और उसके बाद मैं बता दूं कि लगभग पार्टी ऑफिस में लगातार जश्न का माहौल रहा। और सबसे बड़ी बात है, जो गठबंधन का एक मूल मंत्र है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से निभाने का प्रयास किया, आंध्र प्रदेश में मैंने खुद देखा, जब जीत मिली तो चंद्रबाबू नायडू न सिर्फ पार्टी कार्यालय एनटी रामाराव जो दफ्तर है वहां उनका पार्टी कार्यालय वहां पहुंचते हैं और वहां पर पार्टी के लोगों से मीटिंग करने के बाद वो अपने सहयोगी दल के जो नेता है पवन कल्याण जनसेना पार्टी के साथ जो गठबंधन में है उनसे मिलने बाकायदा उनके घर पर जाते हैं, और वो तस्वीरें भी वो बाकायदा शेयर की गई। तो कुल मिलाकर जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू का एक कद है और एनडीए के एक विश्वास पात्र जो गठबंधन के तौर पर रहे हैं, और 6 साल बाद उन्होंने गठबंधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वापसी की है, तो ये कयास जो लगाए जा रहे थे कि उनका गठबंधन खासा मजबूत चुनाव लड़ेगा, और उन्होंने वो करके दिखाया। आज सुबह जब मेरी बात हो रही थी, अभी मैंने सुबह थोड़ी देर पहले जो पार्टी टीडीपी के जो राष्ट्रीय कन्वीनर है उनसे पूछा, क्योंकि आज दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक है जिसको लेकर ऐसी हलचलें चल रही थी कि चंद्रबाबू नायडू उस बैठक में जाने वाले हैं। तो यहाँ के जो राष्ट्रीय कन्वीनर हैं जो जितेंद्र कुमार जी, उनसे मेरी जब बात हुई अभी सुबह थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू अभी पार्टी के कुछ लोगों के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं और पार्टी दफ्तर के आसपास जो कई सारी हलचलें हैं उन्होंने इस बात की तो पुष्टि नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि हो सकता है चंद्रबाबू नायडू दिल्ली की ओर भी रवाना होंगे। तो ये एक बड़ी बात है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने लगातार चलिए ठीक है अमरेंद्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, साथ ही धीरज और शैलेंद्र आप भी हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ नया सवेरा में रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार आपसे और भी ताजा अपडेट इस खबर को लेकर लेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और क्या कुछ अब की बार की रणनीतियां बनती हुई नजर आ रही हैं, इस पर हमारा खास फोकस है। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पल पल की अपडेट ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहा है। तो शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, साफ तौर पर देखें तो अब की बार के जो नतीजे आए वो थोड़े चौंकाने वाले थे, क्योंकि तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया है, बहुत बढ़िया बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन कई ऐसे राज्य भी रहे हैं जहां पर बीजेपी को घाटा हुआ है।
हम फोकस करते हैं उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश की रणनीति जो अब की बार हमने देखा, तमाम फैक्टर्स थे, राम मंदिर था, इसके अलावा भी तमाम फैक्टर्स थे, वहां पर हमने देखा है कि वो स्थितियां नहीं नजर आ पाई। क्या इसके पीछे की वजह आप मानते हैं, और किस तरह से जब आप ग्राउंड जीरो पर थे तो क्या माहौल वहां पर नजर आया, और अब की बार के जो चुनाव में है ये कितना इंपैक्ट डालता हुआ नजर आया, और जो आज बैठक होने वाली है उसमें ये कितना निर्णायक साबित होगा? देखिए गौरव, जो आज बैठक होगी उसमें सरकार गठन की जो प्रक्रिया है, एनडीए के नेता चुनाव को लेकर चर्चा होगी, और अब वो बातें बीजेपी बाद में आत्ममंथन करेगी कि क्या अखिलेश यादव की क्या रणनीति रही, बीजेपी प्रत्याशी चयन में उत्तर प्रदेश में कहाँ चूक गई, या फिर क्या जमीनी माहौल को थोड़ा भांप नहीं पाई, वो सब चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी के जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि एनडीए के सभी प्रमुख नेता दिल्ली आएंगे, बैठक में शामिल होंगे। जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसका कोई आधार नहीं है। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, और एनडीए के प्रमुख नेता चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, या फिर जितिन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, आरएलडी के जयंत चौधरी हो, सभी से एक तरह से देखें तो बीजेपी नेता संपर्क में है, और कोई उसमें प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए चुनाव जीती है। तीसरी बार देखिए 1962 के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई गठबंधन तीसरी बार लगातार सत्ता में पहुंचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। तो ये बहुत अभूतपूर्व जीत बीजेपी मान रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल धन्यवाद जब वो जी देश की जनता को दे रहे थे बीजेपी मुख्यालय से, तब उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, देखिए क्या प्रत्याशियों का, उम्मीदवारों का कम टिकट काटना, चूंकि उत्तर प्रदेश में आप देखें कि बहुत निवर्तमान सांसदों को मैदान में उतारा गया था। अखिलेश और कांग्रेस का गठबंधन कितना वर्क किया, बसपा का पूरी तरह से कमजोर हो जाना, और बसपा के कुछ युवा वोट बैंक का समाजवादी पार्टी की तरफ चला जाना, तमाम कारण कहे जा रहे हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, बीजेपी का जो मत प्रतिशत है वो पूरे देश में कुछ मामूली उसमें बढ़ोतरी हुई है। यानी बीजेपी अपने मत प्रतिशत को, अपने वोट बैंक को पूरी तरह से बनाए रखने में कामयाब रही है। उत्तर प्रदेश में जरूर थोड़ा सा कम रहा है। क्या गर्मी वजह रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मतदान कम हुआ या कुछ उत्तर भारत में, वो गर्मी एक वजह मानी जा सकती है, तो वो विवेचना होगी। लेकिन फिलहाल एनडीए की बैठक पर ध्यान है सभी। बिल्कुल, इस एनडीए की जो आज बैठक होने वाली है उस पर तो हम सभी की नजर रहेगी। लेकिन शैलेंद्र, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त धीरज भी पटना से लगातार हमारे साथ बने हुए। धीरज, अगर देखा जाए तो बिहार में इस वक्त नीतीश कुमार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि बिहार में विधानसभा में भी उनकी काफी अहम भूमिका थी, और हाल ही में जब वो एनडीए में वापस आए तो उनका एक बयान सामने आया था कि अब हम इसमें आ गए हैं और अब हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अब जब कल नतीजे आए हैं तो उसके बाद में फिर से सोशल मीडिया पर कुछ मीम्स भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी बातचीत हुई होगी नीतीश कुमार से या उनके जो और तमाम नेता हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है अभी फिलहाल आपको वहां पर? देखिए, अगर हम चुनाव से पहले की बात करें तो चुनाव से पहले बिहार में एक दूसरी तरह की खबर चल रही थी, और जो बीजेपी के नेताओं से या जो स्थानीय कार्यकर्ता थे उनसे जबकि हमारी बात हो रही थी तो उनके बात में एक चीजें प्रमुखता से थी। अगर बिहार में एनडीए की सीटें घटती है तो उसमें बीजेपी की सीटें कम घटेगी, नीतीश कुमार की सीटें ज्यादा घटेगी, क्योंकि नीतीश कुमार जो जमीनी रूप से यहाँ ज्यादा कमजोर हो गए हैं। लेकिन वो बातें हुई नहीं। 16 सीटों पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे और नीतीश कुमार की पार्टी 12 सीटों पर जीत गई। 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी को भी 12 सीटें मिली। तो जो ऐसा कहा जा रहा था कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी कमजोर हो जाएगी, वैसा हुआ नहीं। दूसरी चीज, एक बात और कही जा रही थी कि जो बीजेपी का जो वोट बैंक है वो बीजेपी का वोट बैंक बीजेपी के साथ रहेगा। ऐसा हुआ भी, बीजेपी का वोट बैंक में कमी कहीं नजर नहीं आई। लेकिन नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसमें भी कमी नहीं आई, और जो आजीविका दीदी जैसी संस्थाएं जो बिहार में काम कर रही है उन संस्थाओं ने बड़ी मजबूती से प्रसार किया, और जो लाभार्थी वर्ग है उन्होंने भी बड़े मजबूती से, खास करके महिलाओं ने भी बड़े जोर शोर से नीतीश कुमार के जो उनकी जो महिलाओं के लिए जो कुशल नीति है उसको उस पे उन्होंने वोट डाला। तो ये कहना कि नीतीश कुमार की पार्टी कमजोर हो जाएगी, नीतीश कुमार ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो कुशल राजनीतिज्ञ हैं। और कल शाम को जबकि प्रधानमंत्री पार्टी मुख्यालय में पहुंचते हैं तो उन्होंने नीतीश कुमार की काफी तारीफ की है। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो खबरें चल रही है, उस खबरों को आप सिरे से खारिज भी नहीं कर सकते हैं।
आपको ये जरूर जानना होगा कि नीतीश कुमार एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं और नीतीश कुमार दिल्ली रवानगी से पहले जरूर एक बार उनकी टेलीफोनिक बातचीत भाजपा के बड़े नेताओं से, चाहे गृह मंत्री से या पीएम से जरूर होगी। उसके बाद ही ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए रवानगी होगी। अब ये देखने वाली स्थिति होती है कि वो जो वार्ता, टेलीफोनिक वार्ता होती है, उस वार्ता में नीतीश कुमार बड़े सहज से अपने मन से एनडीए की गठबंधन में हिस्सा कर लेने के लिए जुट जाते हैं या नीतीश कुमार की कुछ मांगे होती है। ये भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीतीश कुमार यहाँ बहुत सालों से, काफी वर्षों से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहे हैं। अब ये कयासे हैं, इसको मैं अंतिम रूप से इसको मैं नहीं कह सकता। बिल्कुल धीरज, क्योंकि अब जो खेल है वो साफ तौर पर आने वाले समय में इसकी तस्वीर और साफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो साफ तौर पर दिख रहा है कि एनडीए बहुमत के आंकड़े से काफी आगे है, और वहीं अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें वो काफी पीछे है। तो देखना होगा आने वाले समय में ये तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन एनडीए बहुमत में है, सरकार बनती हुई नजर आ रही है, और आज की जो रणनीतियां बनेंगी बैठक के बाद वो साफ तौर पर जो तस्वीर है उसको और ज्यादा साफ करने में मददगार साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र और धीरज, और साथ ही साथ अमरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, और नया सवेरा में खबरों का जो ये सिलसिला है वो आगे भी जारी रहेगा, और आगे भी लोकसभा चुनावों के जो नतीजे हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। ये तो बात बीजेपी की रही, लेकिन ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे तमाम अन्य पार्टियों की, यानी इंडी गठबंधन की। लेकिन फिलहाल रुकेंगे नया सवेरा में एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बिल्कुल, और ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा तो पार कर लिया है, लेकिन बीते 2 लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली कांग्रेस ने इस बार कई राज्यों में जोरदार लड़ाई पेश की। कांग्रेस अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए सीटों के आंकड़े को दोगुना करने में भी कामयाब रही है। चुनाव से पहले बने विपक्षी गठबंधन ने खासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा और राजस्थान में शानदार प्रदर्शन किया। फिर भी कांग्रेस गठबंधन बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है। नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन के नेताओं की आज नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होगी। इस बैठक में गठबंधन के नेता आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। और सहयोगी हमारे साथ कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार आलोक का रुख करते हैं। कुमार आलोक, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और साफ तौर पर इंडी गठबंधन के लिए तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आज जो ये बैठक होने वाली है उसमें तमाम रणनीतियां बनती हुई नजर, जैसे तैसे करके 233 के आंकड़े तक तो पहुंच गई है। आंकड़ों का ही हेर फेर है। तो अब की बार की इस बैठक में जो आज शाम होने वाली है उसमें किन नीतियों पर और किन रणनीतियों पर आगे की चर्चा हो सकती है? क्या हलचल नजर आ रही है? देखिए, कल अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, जब रिजल्ट आया और 5:30 बजे जब कांग्रेस मुख्यालय में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी थे, तो प्रश्न उन्होंने अपना पक्ष रखा कि किस तरीके से हमारा परफॉर्मेंस रहा और ये वर्डिक्ट क्या है, इसके बारे में पत्रकारों को बताया। लेकिन एक चीज जो बड़ी अहम रही, उसमें पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप अपोजिशन में बैठना, क्योंकि मैंडेट आपके गठबंधन को, इंडी गठबंधन को नहीं मिला है जी, और आपकी पार्टी भी 99 और 100 के बीच अटकी है, तो क्या आप अपोजिशन में बैठेंगे या सरकार बनाने का प्रयास करेंगे?
तो इस पर राहुल गांधी ने इस पर कोई स्पष्ट राय नहीं दी और उन्होंने कहा कि आज जो इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली, यानी कल जो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी जो आज होने वाली है, उसमें हम सारे दलों के जो इंडिया गठबंधन के जो भी पार्टियां जीत करके आई हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव की पार्टी हो, तो इन सबों से राय विमर्श करने के बाद ही हम कोई फैसला लेंगे। यानी कि एक तरह से संकेत दिया है कि हम सरकार बनाने की ओर भी हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि देखिए अभी अगर देखा जाए तो अभी दो जो प्रादेशिक दल है, क्षेत्रीय दल है, चाहे वो नीतीश कुमार की जनता दल यू हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, तो ये बहुत की रोल अदा करने वाले हैं। और एक तरह से चुनाव के पहले की अगर हम बात देखें तो नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने अपना गठबंधन बनाया था। उसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू कभी तीसरे मोर्चे के संवाहक रह चुके हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने भी स्पष्ट किया है कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। चिराग पासवान ने भी स्पष्ट किया है कि हम प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। जितने भी और घटक दल हैं उन्होंने भी बहुत ही अफर्मेशन के साथ कंफर्मेशन दिया है। तो अब देखना होगा कि आज की जब बैठक 6 बजे शाम में होगी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, उसमें क्या कुछ निकल के आता है। बिल्कुल, वाकई इस बैठक पर अपनी नजर आप लगातार बनाए रखिएगा और इस बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा होती है। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण रहेगा कि इस बैठक में इंडी गठबंधन की जो तमाम जो दल हैं, उन दलों में से कौन कौन से नेता वहां पहुंचते हैं, इस पर भी अपनी नजर लगातार बनाए रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और बिल्कुल इसी के साथ में अब नया सवेरा में आगे बढ़ लेते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात अब ओडिशा की करेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा में बीजू जनता दल को सत्ता से बेदखल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 147 सीटों में से 78 सीटों पर कब्जा करते हुए बहुमत हासिल किया है। 2 दशक से अधिक समय से राज्य की सत्ता में काबिज बीजू जनता दल को सिर्फ और सिर्फ 51 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 14 सीटें आई हैं। 2.5 दशक के बाद बीजेडी को सत्ता से बेदखल करने के बाद ओडिशा में भाजपा के कार्यकर्ताओं में जश्न का भी माहौल है। तो ओडिशा में बीजेपी की जीत के पीछे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की छवि का भी बड़ा हाथ इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल ओडिशा की अगर हम बात कर रहे हैं तो ओडिशा में सच साबित हुई प्रधानमंत्री की जो भविष्यवाणी है। और पटनायक राज जो है वो अब खत्म हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ में भुवनेश्वर से ओपी यादव हमारे सहयोगी जो है वो इस वक्त जुड़ रहे हैं। ओपी, फिलहाल तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं वहां की, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वहां का, उसकी तस्वीरें कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। लेकिन फिलहाल आप खुद वहां पर मौजूद है, आपने कार्यकर्ताओं से भी बात की होगी, आपने जो तमाम वहां के मुख्य नेता हैं उनसे भी बात की होगी। किस तरीके का माहौल निकलकर सामने आ रहा है वहां पे? बीते 24 साल के बाद यहाँ पर बीजू जनता दल का जो साम्राज्य था वो न केवल ख़त्म हुआ है बल्कि लोगों ने एक नई तरह की आज़ादी फील की है। और यही वजह है कि नवीन पटनायक की ये सियासत खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने न केवल शानदार जीत दर्ज की है बल्कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दोनों में ही अपना परचम लहराया है। अगर बात करें विधानसभा चुनाव की तो 147 कुल विधानसभा सीटें थी, जिनमें 78 सीटों पर इन्होंने जीत दर्ज की है। बीजेपी के खाते में एक बहुत बड़ा मैंडेट आया है। वहीं बीजू जनता दल को 51 सीट मिली है, कांग्रेस को 14 सीट मिली है, 1 CPI-M को मिली है और 2 निर्दलीय हैं। जबकि अगर 2019 की बात करूं तो मात्र बीजेपी के खाते में 23 सीट थी। तो एक तरह से बहुत बड़ा उछाल आया है और बीजू जनता दल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कांग्रेस की 9 सीटें थी तो उनकी भी इजाफा हुआ है सीटों में और निर्दलीय और जो यथावत थे वैसे की वैसे रहे। लेकिन अगर मैं बात करूं बीते 5 साल में लगातार जो राज्य की सरकार है उसके खिलाफ बीजेपी ने न केवल संघर्ष किया बल्कि जनहित से जुड़े मुद्दों को जमीन पर उठाया भी। उसके बाद जब चुनाव प्रचार हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 8 से 9 यहाँ न केवल रैलियां की बल्कि उड़ीसा की अस्मिता और अन्य तरह के जो मुद्दे उनको जनता के सामने रखा और जनता ने उनको आत्मसात ही नहीं किया बल्कि बीजेपी को पूरी तरह से बहुमत भी दिया। यही वजह कि 20 सीटें 21 में से 20 सीटें बीजेपी ने जीती है। 1 सीट मात्र कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है। कोरापुट की जो पहले भी सांसद थे और इस बार फिर जीते हैं। बाकी सभी पे न केवल बीजू जनता दल का सुपड़ा साफ हुआ है बल्कि विधानसभा और लोकसभा में बहुमत के साथ वो आगे भी बढ़ी है। ओपी, अब की बार देखें तो ना सिर्फ लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन रहा
बल्कि विधानसभा में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। क्या क्या फैक्टर अब की बार आप मानते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, जो अब की बार लोगों को नजर आया और उसके लिहाज पर उन्होंने आगे चलकर वोट दिया है और अब की बार भारतीय जनता पार्टी सबसे ऊपर नजर आ रही है? यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा उड़ीसा की अस्मिता, उड़ीसा का सम्मान, उड़ीसा का स्वाभिमान, इसी को लेकर था। लगातार बीजेपी बार बार यही दोहरा रही थी कि नवीन पटनायक मुख्यमंत्री है, लेकिन काम कोई और कर रहा है और वो उड़ीसा का व्यक्ति नहीं है, वो दूसरे राज्य से हैं और एक प्रशासक होने के बावजूद वो जिस तरह राजनीतिक दखल अंदाजी दे रहे हैं, उसी वजह से लोगों में न केवल आक्रोश था बल्कि खुद बीजू जनता दल के कार्यकर्ताओं में भी एक तरह से आक्रोश था कि हमारी बात सुनाई नहीं होती है, मुख्यमंत्री तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, हमारी बात रख नहीं पाते हैं। जनहित से जुड़े मुद्दों पर प्रशासनिक हस्तक्षेप बढ़ने से लोगों में न केवल आक्रोश था बल्कि बीजू जनता दल के खिलाफ मैंडेट देने के लिए लोग आतुर भी थे। इसके अलावा रत्न भंडार जो मुख्य मुद्दा यहां पर था, उसकी चाबी खो गई थी। बार बार मुख्यमंत्री की इस पे अपना बयान नहीं दे रहे थे, जनता इस पे जानना चाह रही थी और बीजेपी ने इसको मुद्दा बना लिया। इसके अलावा बिजली, पानी, रोजगार, अन्य मुद्दे थे जिनको लेकर भी लगातार 24 साल से यहां किसानों को, आम जन को जो परेशानी हो रही थी, उसका बीजेपी ने भरपूर फायदा उठाया और उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता से अपने वादे किए कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो उड़ीसा को न केवल चमन कर देंगे बल्कि इसका सम्मान और स्वाभिमान भी अच्छी तरह से लौटाएंगे। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ओपी, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिए और अपडेट्स जो है वहां से लगातार पहुंचाते रहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया और नया सवेरा में भी खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीटों पर नतीजों में जिस तरह एनडीए को एक तरफा जनादेश मिला है, उससे साफ है कि इस प्रदेश की जनता अपने पसंदीदा दल को चुनने में जरा भी संशय में नहीं रही है और यहां टीडीपी ने 175 में से 135 सीटों पर जीत दर्ज की है। साथ ही भाजपा ने 8 सीटों पर कब्जा किया है। आंध्र प्रदेश में 2019 के विधानसभा चुनाव में जिस वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 151 सीट जीती थी, वो 11 सीटों पर सिमट गई है। और विजयवाड़ा से हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरेंद्र का रुख करते हैं। अमरेंद्र, साफ तौर पर देखें तो अब की बार ये जो नतीजे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इस लिहाज से भी क्योंकि लोकसभा के भी चुनाव थे और विधानसभा में जो हम स्थितियां देख रहे हैं वहां पर भी बड़ी जीत निर्धारित की गई है। ऐसे में आने वाली राह अब आगे कैसे होने वाली है और इसका जो केंद्र में जो गवर्नमेंट बन रही है उस पर कितना बड़ा वहां पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश की 3 करोड़ 33 लाख जो मतदाता थे, उन्होंने अपना इस बार स्पष्ट बहुमत दिया एनडीए गठबंधन को, जिसमें पूरी तरह से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो विजन जिसमें वो गठबंधन की सीटों को लगातार न सिर्फ साधते रहे बल्कि जो साउथ का उनका एक एंट्री पॉइंट था उसमें आंध्रा एक इंपॉर्टेंट था और उसमें अपने पुराने सहयोगी चंद्रबाबू नायडू का उन्होंने साथ लिया और 3 पार्टियों ने इस बार गठबंधन किया। सबसे पहले गठबंधन की अगर सीटों की बात करूं तो राज्य में 175 विधानसभा की सीटें हैं और जिसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तेलुगु देशम पार्टी को उन्होंने सीटें अलॉट की और 144 सीटों पर तेलुगु देशम पार्टी ने इस विधानसभा में चुनाव लड़ा। वहीं दूसरी जो पार्टी थी पवन कल्याण, जो एक्ट एंड टर्न पॉलिटिशियन है, उनकी पार्टी जनसेना पार्टी, उसने 21 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां बहुत कुछ
ज्यादा नहीं था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा। ये 175 में का आंकड़ा था और जो जादुई आंकड़ा है, मैजिक फिगर है, वो 88 है बहुमत के लिए। और सबसे बड़ी बात है, देखिए कि टीडीपी ने इस विधानसभा इलेक्शन में वो बहुत सारे मुद्दे को टच करते हुए 144 में से 135 सीटें जीती हैं। और दूसरी सबसे अहम बात, जो पवन कल्याण की जनसेना पार्टी है, जिसका एक बड़ा वर्चस्व माना जा रहा है, 21 में से 21 सीटें उन्होंने झोली में जीतकर सबको चौंका दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने भी 10 में से 8 सीटें विधानसभा चुनाव में जीती है, तो एक बड़ी जीत थी। लेकिन इस जीत के पीछे की जो मैं वजह बताऊं, वो वजह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से एनडीए की एकजुटता रही, क्योंकि तीनों पार्टियों ने हर मुद्दे को टच किया। जब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं और एक बड़ी बात ये बताता हूं कि देखिए, जब आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था तेलंगाना, और जब 2014 में तेलंगाना को अलग कर दिया गया, तो आंध्र प्रदेश में विकास का मुद्दा एक खासा अहम था। और यहीं से राजनीति प्रारंभ होती है। वाईआरसी कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है, जो चीफ है और जो मुख्यमंत्री हैं, जगन मोहन रेड्डी की। और जगन मोहन रेड्डी ने जनता को एक विकास के वादे के साथ जनता के बीच में गए और राज्य में 175 में से 151 सीटें जीतकर उस वक्त उन्होंने एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया। लेकिन इन 5 सालों में मैं आपको बता दूं कि मैं ग्राउंड जीरो पे लगातार घूम रहा हूं, लगभग आंध्र प्रदेश के हर लोकसभा और विधानसभा सीटों पर गया हूं। विकास ही इस बार का एक बड़ा मुद्दा था, तेलुगु प्राइड बड़ा मुद्दा था, कनेक्टिविटी बड़ी मुद्दा था। देखिए, इन्हीं सब मुद्दों के आधार पर ही जनता ने यहाँ पर वोट दिया अमरेंद्र। और साफ तौर पर इसीलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बढ़ोतरी नजर आ रही है, वो जो सीटों के आंकड़े हैं वो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। बिल्कुल, और इसी के साथ में अब नया सवेरा में बढ़ते आगे और जो देश भर की तमाम अन्य खबरें उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति पर राष्ट्रपति की ओर से केंद्रीय कैबिनेट को फेयरवेल डिनर देने की परंपरा रही है और इसी परंपरा को निभाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज केंद्रीय कैबिनेट को रात्रि भोज पर आमंत्रित करेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। अदालत ने बीते शनिवार 2 जून को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर तुरंत राहत प्रदान करने से इनकार करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री दिल्ली के बुद्ध जयंती स्मारक पार्क में होने वाले विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और इसी बीच नया सवेरा में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको रूबरू कराएंगे अखबारों की आज की जो खास सुर्खियां हैं उनसे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। और चलिए अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी गविश द्विवेदी का। गविश, सुप्रभात आपको। आज के जो अखबार है उनमें क्या कुछ अहम सुर्खियां हैं और सबसे बड़ी खबर आज अखबारों में क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? गविश जी, सुप्रभात कृतिका। सबसे पहले बात करें तो अखबारों की सुर्खियों में आज अखबारों में सुर्खी है जो जुड़ी है चुनाव के परिणामों से, और जो चुनाव के परिणाम कल आए हैं, जो इस महायज्ञ में राष्ट्र के जो मतदाता हैं उन्होंने अपनी आहुति डाली है, वो चुनाव के परिणाम निकल कर आए हैं। बात करें एनबीटी की तो एनबीटी ने इस समाचार को शीर्षक दिया है जनता जनार्दन के नाम से, और उपशीर्षक में उन्होंने लिखा है कि एनडीए को लगातार तीसरी बार बहुमत, जहां बीजेपी 240 पर अटकी, सरकार बनाने का भरोसा पर विपक्ष भी करेगा कोशिश, और यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल में इंडिया खेमा पड़ा भारी।
बात करें जनसत्ता की, तो जनसत्ता ने इस समाचार को जो शीर्ष स्थान दिया है, वहाँ उन्होंने लिखा है जनादेश 2024 राजग को बहुमत, और इंडिया शाइनिंग ये 2004 की यह फ्रेज है जो जनसत्ता ने एक बार फिर से पुनः स्मरण कराया है। हिंदुस्तान समाचार की बात करें तो हिंदुस्तान समाचार ने लिखा है मोदी तीसरी पारी के लिए हैं तैयार, एनडीए के इस कार्यकाल में देश कई बड़े और उत्तम फैसलों का नया अध्याय लिखेगा। यह प्रधानमंत्री ने कल पार्टी कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, देश को संबोधित करते हुए कहा। जहां विपक्ष ने भी कहा है कि सरकार बनाएंगे या नहीं, इसका फैसला गठबंधन करेगा। बात करें पंजाब केसरी की, तो पंजाब केसरी समाचार ने अपने मुख्य पृष्ठ पर इस समाचार को स्थान दिया है और लिखा है एनडीए को बहुमत, और भाजपा अपने दम पर बहुमत पाने में विफल रही है, इंडिया गठबंधन हुआ है मजबूत, और यूपी में राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने किया कमाल। राष्ट्रीय सहारा में जो मुख्य पृष्ठ पर समाचार प्रकाशित किया है, वहाँ हेडलाइन ली है अब की बार बंधन सरकार। तो यह हालांकि तय है कि जो एनडीए की सरकार है वह बनने की संभावना अधिक है, और हाथ ने बदले हालात, सपा के साथ ने इंडिया को दी बूस्टर, यह उपशीर्षक में राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र ने प्रकाशित किया है। बात करें दैनिक जागरण की, तो दैनिक जागरण ने लिखा है बहुमत के आंकड़े से चूकी भाजपा, और पिछले 2 चुनावों में अकेले दम पर बम्पर जीत की थी भाजपा ने, पर इस बार साथियों संग तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है भाजपा। भाजपा के कई कद्दावर नेता और मंत्री हार गए हैं, जनता ने मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष को भी इस बार सशक्त किया है। और मोदी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा यह रुकने और थमने का समय नहीं है, कार्य करने का समय है। बात करें हरिभूमि की, तो हरिभूमि समाचार पत्र में जो इस समाचार को प्रमुखता से जो प्रकाशित किया है, वहाँ लिखा है उन्होंने न प्यार न तिरस्कार, एनडीए तीसरी बार। नतीजे ऐसे आए हैं कुछ जहां भाजपा भी खुश है और कांग्रेस भी खुश है, और भाजपा को उम्मीद थी वहां उससे कुछ कम है। लगभग 292 सीटों पर भाजपा के साथ भाजपा पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है वो 292 सीटें उन्होंने प्राप्त की हैं। तो कुल मिला के ये समाचार चुनाव के नतीजों से ही जुड़ा है, और इनको विविध समाचार पत्रों में बड़ी बारीकी से और कहें कि अभिधा लक्षण और व्यंजना के साथ प्रकाशित किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गवेश, तमाम इतनी सारी खबरों को, और खासतौर पर अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी जो खबर है वही मुख्य तौर पर सभी अखबारों में देखने को मिले। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अखबारों की जो सुर्खियां उन्हें दर्शकों के सामने परोसने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और दुनिया भर की कुछ खास खबरें देखते हैं। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा घोषित 3 चरण की योजना का समर्थन करने का आग्रह किया। यूएन में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए परिषद के 14 अन्य सदस्यों को एक मसौदा प्रस्ताव भेजा। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के तरीके पर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और लेबर पार्टी के प्रतिद्वंदी कीर स्टारमर के बीच बहस हुई। प्रधानमंत्री सुनक ने विपक्षी पार्टी पर आरोप लगाया कि यदि वो 4 जुलाई को होने वाले चुनाव में सत्ता में आती है तो वो करों में वृद्धि करना चाहती है। दक्षिणी जर्मनी के पासाउ शहर में भारी बारिश के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। इलाके में बचाव कार्य भी लगातार जारी है। फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश में एक दमकल कर्मी की भी मृत्यु हो गई। साथ ही मौके पर 2 लोग और मृत पाए। तुर्की में इस वक्त जंगल की आग ने तबाही मचा रखी है। दरअसल गर्मी के इस मौसम में देश का तापमान सामान्य से 12 डिग्री तक बढ़ गया है। देश के उत्तर पश्चिमी बरसा प्रांत के और हानेली जिले में लगी इस आग को हेलीकॉप्टर से बुझाया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद में अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। टाटा मोटर्स फाइनेंस का टाटा कैपिटल के साथ विलय को उनके संबंधित निदेशक मंडल से मिली मंजूरी। नेपाल में एसजेवीएन ने उम्मीद जताई है कि नेपाल में निर्माणाधीन 900 मेगावाट की अरुण 3
जल विद्युत परियोजना अगले साल से बिजली उत्पादन शुरू कर देगी। इस परियोजना का लगभग 3/4 काम पूरा हो चुका है। एनसीएलटी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक अगर किसी कंपनी पर कोई कर्ज है, उससे कर्ज चुकाने में चूक हुई है और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता की धारा 7 के तहत वित्तीय लेनदार ने आवेदन किया है तो दिवाला याचिका स्वीकार की जानी चाहिए। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब खबरें देखते हैं खेल जगत। भारतीय क्रिकेट टीम आज T20 विश्व कप 2024 में अपने अभियान की शुरुआत। टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में भारत का सामना आयरलैंड से होगा। T20 विश्व कप में कल नीदरलैंड ने नेपाल को 6 विकेट से हरा दिया और इस मैच में नीदरलैंड ने 107 रनों का लक्ष्य 18.4 ओवर में 4 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रनों से हरा दिया। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 183 रन बनाए। जवाब में युगांडा की टीम 58 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी आज फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कोर्ट पर उतरेगी। पुरुष युगल वर्ग के अंतिम पाठ में बोपन्ना एबडेन की जोड़ी का सामना बेल्जियम की जोड़ी से होगा। और स्पोर्ट्स जगत की बात में अब रुख कर लेते हैं सिने जगत की खबरों का फटाफट अंदाज में। राजकुमार राव की फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई, लेकिन 5वां दिन फिल्म सीधा 1.28 करोड़ रुपए पर आ लुढ़की। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 22.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। जाह्नवी कपूर और शिखर पहाड़िया की कुछ रोमांटिक तस्वीरें सामने आई हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इन फोटोज में कपल को साथ में इटली की शानदार शाम मस्ती करते देख सकते हैं। दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज MS धोनी इन दिनों अपने परिवार के साथ यूरोप टूर पर हैं और इसी बीच हाल ही में क्रिकेटर की वाइफ साक्षी ने वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं। अजय देवगन अभिनीत पीरियड स्पोर्ट्स ड्रामा मैदान भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। वहीं अब ये फिल्म आज से OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर भी स्ट्रीम हो रही है। और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। और इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में फिलहाल से पहले
बिल्कुल, जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं लंदन के रॉयल हाउस में, जहां मशहूर बैले डांसर फ्रेडरिक एस्टन को याद करते हुए जश्न मनाया गया है। इन खास तस्वीरों का और सुंदर तस्वीरों का आप लीजिए आनंद, और इसी के साथ मुझे होगी और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया